नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या शशि थरूर को केरल में जो परिणाम आने वाला है, विशेषकर शशि थरूर के अपने संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में, उसका उनको अनुमान हो गया था। इसीलिए शशि थरूर लगातार आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, राहुल गांधी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसके खिलाफ जाकर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लाइन ऑफ एक्शन, भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा, उसका समर्थन करते हुए दिखे हैं। कई मौके ऐसे आए, चाहे वो ट्रंप टैरिफ का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे वो मैकाले की शिक्षा नीति का मामला हो, हर मुद्दे पर आपने देखा कि शशि थरूर लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए दिखे। तो क्या शशि थरूर को इस बात की आहट एहसास हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी 45 वर्षों से तिरुवनंतपुरम में जो लाल सलाम मतलब सीपीएम मतलब एलडीएफ का कब्जा है तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर, इस बार वहां लाल सलाम को जय श्री राम में भारतीय जनता पार्टी बदलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया और शशि थरूर ही वो पहले व्यक्ति थे मित्रों, शशि थरूर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तिरुवनंतपुरम नगर निगम में अपना मेयर बनाने की स्थिति में पहुंचने के लिए बधाई दिया था। लेकिन केरल की राजनीति को आज हम इससे भी अधिक दूर से समझेंगे। इस चुनाव परिणाम का एक और जो सबसे मजबूत संदेश है वो ये है कि केरल में वामपंथ का अंतिम किला अब शायद ध्वस्त होने जा रहा है। इस चुनाव परिणाम को केवल तिरुवनंतपुरम को अगर आप किनारे कर दीजिए तो फिर पूरे केरल में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। इस बार 10 वर्षों के बाद केरल से वामपंथ का शासन, पी विजयन का शासन की विदाई लगभग तय है और यह तय है कि यूडीएफ, जिसमें सबसे प्रमुख घटक कांग्रेस पार्टी है, यूडीएफ की सरकार केरल में बनने जा रही है। तो जिस प्रकार का परिणाम आया है उसमें सबसे बड़ी खुशी अगर किसी को मिली है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दूसरे नंबर पर अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा खुश हुई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। तो आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये तीनों दल का भविष्य क्या है केरल की राजनीति में। कांग्रेस जो सरकार बनाती हुई दिख रही है, 5 महीने बाद केरल में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, तो जिस प्रकार का परिणाम निकल कर आया है उससे स्पष्ट दिख रहा है कि केरल में इस बार यूडीएफ, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का केरल में ऐतिहासिक प्रदर्शन होने जा रहा है। आपने देखा है कि लगातार 2014 से जितने भी चुनाव होते जा रहे हैं, चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन सुधारती हुई दिख रही है। और इस चुनाव के बारे में मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस पंचायत चुनाव में लगभग 20% वोट मिला है। लोकसभा चुनाव भी हुआ था 2024 में, लगभग 15% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। केवल 15% वोट ही नहीं मिला, बल्कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के त्रिशूल से एक सांसद भी चुने गए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री भी बने हैं, सुरेश कुमार। तो क्या भारतीय जनता पार्टी केरल में मुख्य विपक्षी दल बनने जा रही है? इतिहास संकेत तो यही कह रहा है मित्रों। केरल वह राज्य है जहां भारत में पहली बार किसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ईएमएस नंबूदरीपाद पहले कॉमरेड थे जो भारत के किसी भी राज्य में संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले पहले कॉमरेड ईएमएस नंबूदरीपाद थे। मित्रों, दुनिया भर में केरल की सरकार, ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार पहली कम्युनिस्ट सरकार थी जिसने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के माध्यम से सरकार बनाई है। पहली दुनिया के इतिहास में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की पहली चुनी हुई सरकार बनी, ईएमएस नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री थे। तो क्या भारत में यह जो अंतिम किला बचा हुआ है केरल, इससे पहले बंगाल ध्वस्त हो चुका, त्रिपुरा ध्वस्त हो चुका, और एक बार आप देखिए कि बंगाल में जब एक बार ध्वस्त हुई वामपंथ तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आई। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि बंगाल में
एक अदद सांसद और एक अदद विधायक के लिए वो वामपंथी दल तरस रहे हैं जहां 2011 तक जिनका तुति बोला करता था, जिनका एक छत्र शासन हुआ करता था। कहा जाता था कि ज्योति बसु के इशारे के बिना बंगाल की राजनीति में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मित्रों, वही हाल कहा जाता था त्रिपुरा की राजनीति के बारे में। त्रिपुरा में भी लंबे समय तक, लगभग 2.5 दशक तक त्रिपुरा में वामपंथियों ने शासन किया, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही। लेकिन जब एक बार कम्युनिस्ट उखड़े त्रिपुरा से, तो लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बिप्लब देब, मानिक साहा जैसे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा को दिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं हुआ करता था त्रिपुरा में। उस त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अब दूसरी बार बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो क्या केरल में लाल सलाम के बदले जय श्री राम की तुति बोलने वाली है? कांग्रेस सत्ता में आएगी तो क्या मुख्य विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहां स्थापित होने वाली है? संकेत तो कर रहे हैं, संकेत तो स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का अगर आप आकलन करेंगे तो अन्य राज्य, जितने भी राज्य हैं, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है। उस बंगाल में भी ममता बनर्जी के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर संसद तक लगातार भारतीय जनता पार्टी मुखर है ममता बनर्जी के खिलाफ, कभी भी वहां भी पासा पलट सकता है। 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास 2016 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हुआ करता था, लेकिन 2021 में 77 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। लोकसभा सदस्यों के मामले में 2011-2014 से पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी जब कभी लोकसभा की सीट जीती तो ममता बनर्जी के सहयोग से जीती। अपने बलबूते पर केवल एक दार्जिलिंग की सीट भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत पाती थी कि वहां पर गोरखा हिल काउंसिल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी। अन्यथा कहीं भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक भी लोकसभा सीट जीतने की स्थिति में नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना आंकड़ा 18 तक ले गई, फिर घटकर वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 12 सांसद हैं, लेकिन फिर भी केवल वहां पर एकदम द्विदलीय व्यवस्था बन चुकी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। क्या केरल भी बंगाल की तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने के संघर्ष का गवाह बनने जा रहा है? संकेत तो कह रहे हैं। संकेत राजनीति, संकेत भारतीय जनता पार्टी कैसे शुरू करती है? पहले शहरी क्षेत्र, तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 नगर निगम, केरल में 4 नगर निगम है जिसमें राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। इस चुनाव में 101 सदस्यीय तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 50 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बनाना लगभग तय कर लिया है। जहां तक ग्राम पंचायत चुनाव का बात है, तो ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें 505 सीटों पर यूडीएफ के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, 340 पर एलडीएफ और भारतीय जनता पार्टी ने भी 26। मतलब ग्राम पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी ने केरल में अब अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। एक नगर निगम पर कब्जा कर चुकी है। नगर पालिका का जहां तक सवाल है, कुल 54 नगर पालिका है केरल में, और इन 54 नगर पालिकाओं में से 2 नगर पालिका पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कब्जा करने में सफलता पाई है। तो एक बार क्या वामपंथ, जब कम्युनिस्ट, जब यूडीएफ सत्ता से बाहर होगी तो क्या केरल में वापसी कर पाएगी? इतिहास तो नकारात्मक संकेत करता है, जैसे जो त्रिपुरा में हुआ, जो बंगाल में हुआ। वही जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने वामपंथियों के साथ रह संघर्ष करके त्रिकोणीय चुनाव बनाया, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी ने वामपंथ के किले को ध्वस्त किया है। यह इतिहास रहा है, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे त्रिपुरा का हो, या फिर अन्य राज्यों में भी, अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी। आप देख लीजिए 90 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन और मंडल आयोग का आंदोलन, ये 2 चीजें जब से शुरू हुई, तब से धीरे धीरे वामपंथ कम्युनिस्ट खत्म होते गए। आज लगभग पूरे उत्तर भारत से वाम कम्युनिस्ट पार्टियां लगभग समाप्त हो चुकी है। आंध्र प्रदेश
से कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो चुकी है। एक जमाने में आंध्र प्रदेश में भी कम्युनिस्ट पार्टियों का अच्छा खासा आधार हुआ करता था। एक जमाना था जब महाराष्ट्र में भी कई संसदीय सीटों पर लगातार कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीएम सीपीआई के सांसद चुनाव जीता करते थे। ट्रेड यूनियन की राजनीति अपने परवान पर थी, लेकिन आज वो सब राजनीति लगभग समाप्त हो चुकी है। यहां तक कि अधिकतर कॉलेज कैंपसेज में छात्र संघ के चुनावी राजनीति में केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और बंगाल का जादवपुर यूनिवर्सिटी, यही दो यूनिवर्सिटी ऐसे हैं मित्रों जहां पर कि वामपंथ बचा हुआ है। वहां पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम के नारे के साथ वामपंथियों का सफाया करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, एक और परिवर्तन आया है। एक और परिवर्तन आया है कि वामपंथ के समर्थक दो भागों में बटे हुए दिखते हैं प्राय हर जगह पर, न केवल केरल हो, बंगाल हो, देश भर के हर जगहों पर जो कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी में के समर्थक, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो जिसे लगता है कि अब कम्युनिस्ट खत्म हो चुका है। तो इन सबों का एक प्रकार से आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर लगभग ये लोग अपने आप को समाहित करते जा रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन है। कांग्रेस के अंदर समाहित करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कई ऐसे चुनाव जीते हुए एसएफआई की टिकट पर, एआईएसएफ की टिकट पर जीते हुए छात्र नेता आज कहां हैं? आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। शकील अहमद खान, कन्हैया कुमार जैसे बड़े चेहरे जो एक जमाने में एसएफआई और एआईएसएफ से चुनाव जीता करते थे, संदीप सिंह, ऐसे सभी लोग आज कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के नवरत्न बने हुए हैं। तो क्या इसका प्रभाव केरल की राजनीति पर नहीं पड़ेगा? कई बार आपकी पार्टी का, राजनीतिक दलों का आधार बचा के रखती है सत्ता। सत्ता जब तक आपके साथ होती है तब तक आपका अस्तित्व एक अलग कारण से भी बचा हुआ रहता है, बना हुआ रहता है। लेकिन जब आप सत्ता से बाहर जाते हैं तो जो बंगाल में हुआ, जो त्रिपुरा में हुआ, वैसा प्राय होता रहा है, इतिहास गवाह है। तो क्या ऐसा ही कुछ केरल की राजनीति में होने वाला है? संकेत साफ है। केवल तिरुवनंतपुरम ही नहीं बल्कि कोझिकोड और कन्नूर जैसे जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे ये सब माने कोझिकोड, कन्नूर, ये सब वामपंथ का गढ़ रहा है केरल का, और इन गढ़ों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महत्वपूर्ण पैठ बनाई और 13 सीट कोझिकोड में और कन्नूर में 4 सीटें जीती। साथ ही पलक्कल नगर पालिका पर अपना कब्जा बरकरार रखा भारतीय जनता पार्टी ने, और त्रिपुनी थुरा नगर पालिका में भारी जीत हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, इतना ही नहीं, आप कह सकते हैं कि पूरे केरल में की राजनीति में तीसरे नंबर का दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी। वोट शेयर, ये मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे केरल में भले ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सभी जगह जीत नहीं पाए, ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतिशत जो है उतना बेहतर नहीं रहा जितना शहरों में रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी लगभग 17 से 18% वोट शेयर पाना एक भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत के रूप में जो है आपको स्पष्ट दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की राजनीति उत्तर भारत में करती है, विकास और हिंदुत्व का कॉकटेल, विकास और हिंदुत्व का कॉकटेल, यह कॉकटेल केरल में भी सफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल वहां 55% जो हिंदू आबादी है, इसके अलावा जो 18% लगभग ईसाई आबादी है, उसको भी अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया है। ईसाइयों को बीजेपी लगातार यह समझाने का प्रयास कर रही है कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी जो एसएफ बने कौन है, ये पीएफआई और एसडीपीआई, इनके भविष्य में बनने जा रहे खतरों से निपटने में केवल भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम है। यह बात भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां ईसाई आबादी को समझाने का प्रयास कर रही है, जो कि आबादी में 18% है, और इसका फल भी बीजेपी को मिलता जा रहा है।
वह इलाका जहां 500 परिवारों ने कोर्ट में केस किया कि उनकी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया है कि वो उनकी प्रॉपर्टी है। विस्थापित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है 500 ईसाई परिवारों पर। पंबलम जैसे जगह पर वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने में सफलता हासिल की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने एक और ऐसे स्थानीय निकाय क्षेत्र में चुनाव जीता जहां पर की आबादी पूरी की पूरी 90% आबादी हिंदुओं की थी। वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम महिला को चुनाव जिताकर यह संकेत भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से भी परहेज नहीं है, बशर्ते वो कंपोजिट पॉलिटिक्स करने की बात करें तो कई ऐसे संकेत निकल कर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ असफलता भी मिली, जैसे सबरीमाला जैसे जगह पर बीजेपी का जो है वहां पर बीजेपी इस बार हारी। तो लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक है। अब इस ऐतिहासिक स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम को भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट में कैसे ट्रांसलेट कर पाती है, यह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। वोट परसेंटेज इस बात का संकेत है कि लगभग 20 से 22% वोट बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, लेकिन यह सीट में कितना ट्रांसलेट होगा यह तो आने वाले चुनाव का परिणाम ही बताएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिस खबर का विश्लेषण, जिस खबर के तह में जाकर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। पॉलिटिकल आइडिया कमिटेड है आपको हर उस खबर का विश्लेषण आपके पास पहुंचाने के लिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।